Yes everyone, the name of the chapter is biomolecules और biomolecules क्या हैं सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं. Last chapter of volume 2. Lifeless molecules which are responsible for existence and maintenance of life are called as biomolecules. ऐसे लाइफलेस मॉलिक्यूल्स में खुद में कोई लाइफ नहीं है इनमें, लेकिन ये लाइफ की ओरिजिन के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उन सभी में अपना रोल प्ले करते हैं. इन्हीं की वजह से होता है. ठीक है. So these molecules are known as biomolecules. तो मैंने यहाँ कुछ biomolecules के नेम यहाँ लिस्ट आउट किए हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, एंजाइम्स, विटामिन्स, ये सभी biomolecules हैं. ठीक है. इनमें से हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड. तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन दी फोर्थ कमिंग लेक्चर्स. और शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एज पर दी ओल्डर डेफिनेशन, old definition के accordingly, carbohydrates are defined as those organic compounds which can be written as hydrates of carbon. यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो कुछ इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं. कार्बन के अंदर अगर एक्स एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, और वाटर को H2O करके और Y की तरह से लिखा जा सकता है. ठीक है. लेकिन ये जो ओल्डर डेफिनेशन है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं. क्या लिमिटेशंस है? मतलब ये जो ओल्डर डेफिनेशन है इसको बिल्कुल जो है ये कह लीजिए कि डिनाई कर दिया गया है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया पूरी तरीके से, और इसकी बजाय अब जो लेटेस्ट डेफिनेशन है हम उसको यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए. पर उसे जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर ओल्ड डेफिनेशन की लिमिटेशंस हैं क्या. तो द फर्स्ट लिमिटेशन इज कि बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको इस तरीके से या इस जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह से ही बिहेव करते हैं. जिनमें से एक है डीऑक्सीराइबोज. डीऑक्सीराइबोज जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 5 कार्बन है. ठीक है. देयर आर 5 कार्बन्स, देयर आर 10 हाइड्रोजन्स एंड द ऑक्सीजन इज 4 इन नंबर. तो आप इसे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हो. ठीक है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. एटलीस्ट लर्न वन ऑफ देम. ओके. सेकंड थिंग इज कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और भी हैं जिनका जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है. जैसे अगर हम HCHO को लिखते हैं, HCHO जिसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है ये, CH2O, यानी कार्बन में एक है इसमें और वाटर का मॉलिक्यूल भी एक है. इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, राइट? एक्स एंड वाई मे बी सेम और डिफरेंट, राइट? तो ये जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है इसके अकॉर्डिंगली, यानी HCHO भी क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये जो HCHO है इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. तो यानी ये जो डेफिनेशन दी गई है ये जो है ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है. इसीलिए हम लेटेस्ट डेफिनेशन यूज करते हैं. लेटेस्ट या मॉडर्न डेफिनेशन जो है कार्बोहाइड्रेट की, उसके अकॉर्डिंगली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. लेटेस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं. ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को से टकराते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इनसे टकराती है तो उसका प्लेन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आइदर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स द राइट साइड. ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है. ठीक है. क्लियर? याद आ गया ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब मेनी, OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट. इनमें कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ में एक मेन फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि या तो एल्डिहाइडिक होना चाहिए या फिर कीटोनिक होना चाहिए. तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना जो है वो करेक्ट माना गया है. ये सारा जो डेफिनेशन है, ये जो लेटेस्ट डेफिनेशन दी गई है, ये बच्चों उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के बेसिस पे दी गई है. यानी अलग अलग जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको पढ़ा गया, उनको स्टडी किया गया,
ठीक है, उनमें जो कॉमन चीजें थी उन कॉमन चीजों के अकॉर्डिंगली फिर ये जनरल रूल या जनरल डेफिनेशन की फॉर्म में दिया गया। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which are containing many hydroxyl groups या which are polyhydroxy as well as contain main functional group as aldehyde और ketone। ठीक है जी, आगे समझ में। अब ये जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, फिर इसके बाद जो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के बाद, लेट अस टॉक अबाउट नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। let us define now let us talk about now the classification of carbohydrates। क्लासिफिकेशन, तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करने के ना हमारे पास बेसिकली दो डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, बल्कि तीन हैं। First manner is on the basis of the hydrolysis product, यानी अगर हम किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे हमें किस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, इसके बेसिस पे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट क्लासिफाई देम। और इस तरीके से इन्हें तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर? हाँ जी, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज वेदर दे आर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग यानी ये किसी खास तरह के रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये रिड्यूस होते हैं या नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इस तरीके से भी उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। और एक जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है आइदर दे आर शुगर्स और नॉन शुगर्स। शुगर्स और नॉन शुगर्स में बेसिकली क्या क्लासिफिकेशन है कि क्या वो स्वीट इन टेस्ट हैं या स्वीट इन टेस्ट नहीं है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट स्वीट होता है, इसलिए उन्हें हम शुगर कहते हैं, ठीक है, और जिनका टेस्ट स्वीट नहीं होता दे आर कंसिडर्ड एज नॉन शुगर्स। गेटिंग इट? जो आपके ये हैं मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, इन्हीं को आगे फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। और शुगर और जो शुगर्स हैं उन्हीं को ही फिर फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। आप चाहें तो इसको एक मेन टेबल बना करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे आप क्लासिफिकेशन में पहले मोनो, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स लिख लें, उसके बाद यहीं पर ही मेंशन कर दें कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो आपके शुगर्स हैं और जो मोस्टली पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो आपके नॉन शुगर्स हैं। इसके बाद जो मोनो और ओलिगोसेकेराइड्स हैं इन्हीं में ही आगे फर्दर क्लास भी बना सकते हो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की। तो एनी हाउ आप किसी भी वे में रिप्रेजेंट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इन सभी के मीनिंग्स पता होने चाहिए, डिफरेंसेस पता होने चाहिए। सो लेट अस डिफाइन देम वन बाय वन। मोनोसेकेराइड, सेकेराइड जो वर्ड है ना वो अपने आप में शुगर को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी वो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोनोसेकेराइड्स क्या है? These are those carbohydrates which cannot be hydrolyzed। ठीक है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है, यानी इनमें वाटर डाल करके इनको और छोटा ब्रेक नहीं कर सकते हो आप। ओके, क्लियर? तो जो आपके मोनोसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स आर देमसेल्व्स क्लासिफाइड एज एल्डोजेस and ketosis. If the monosaccharide contain aldehyde group, they are considered as aldoses. If they contain ketonic group, they are called as ketosis। ठीक है जी, समझ में आ गया? अच्छा जी, इसके अलावा जो मोनोसेकेराइड्स हैं उसमें जो कार्बन का नंबर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कार्बन के नंबर के बेसिस पे ही हम मोनोसेकेराइड्स के नाम लिखते हैं। जैसे अगर 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंटोज, अगर 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्सोज, 4 कार्बन है तो लिख लेंगे टेट्रोज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अलग अलग शुगर्स के या जो हमारे मोनोसेकेराइड्स है उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ गया सभी को?
यहाँ पर जो आपके मोनोसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स को एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2ON, where N goes to 3, 4, 5, 6 और लास्ट टू लास्ट 7 हो सकते हैं। इससे ज्यादा कार्बन नहीं मिलते मोनोसेकेराइड की क्लास में। ओके, इसके बाद नंबर आता है ओलिगोसेकेराइड का। Oligosaccharides, these are those carbohydrates which on hydrolysis give 2 to 9 monosaccharides। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस की जा सकती है और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये 2 से लेकर के और 9 तक मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड्स। अगर 2 ये मोनोसेकेराइड्स हैं तो उन्हें डाइसेकेराइड्स कहा जाता है। ठीक है, कुछ डाइसेकेराइड्स विच आर वेरी पॉपुलर, लैक्टोज, गैलेक्टोज, सॉरी गैलेक्टोज नहीं आएगा, गैलेक्टोज इज अ मोनोसेकेराइड, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डाइसेकेराइड्स। ठीक है, जो मोनोसेकेराइड्स हैं उसमें मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज जो एल्डोजेज हैं, और फ्रक्टोज जो एक कीटोज है। ठीक है, ओके देन, जैसे डाइसेकेराइड है वैसे ट्राई भी हो सकते हैं। ट्राइसेकेराइड मतलब जो 3 मॉलिक्यूल देंगे। समझ में आ गई बात सभी को? अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड हमारी कैटेगरी जो है वो है पॉलीसेकेराइड्स की। तो ये पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स जैसे नाम बता रहा है, जो हाइड्रोलिसिस करने से बहुत सारे मेनी मोनोसेकेराइड्स प्रोड्यूस करेंगे, which on hydrolysis give many monosaccharides। ठीक है, आ गया समझ में? इसमें जैसे अब अगर मैं एग्जांपल लूं स्टार्च का, जो स्टार्च का जो मॉलिक्यूल है ना, वो एक स्टार्च के मॉलिक्यूल में 100 से लेकर और 3000 तक आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं इसमें इसी तरीके से बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़े रहते हैं। अंडरस्टूड? अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन कर दिया शुगर और नॉन शुगर को, उस क्लास को डिफाइन कर लेते हैं, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है, स्वीट होने के साथ साथ क्रिस्टलाइन उनकी फॉर्म है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह से जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और आपके वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन वाटर। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है शुगर्स। जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पानी के अंदर सॉल्यूबल भी हैं, स्वीट इन टेस्ट भी हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें नॉन शुगर्स कहते हैं, जैसे आपका स्टार्च। ठीक है, इसके अलावा सेलुलोज, ये स्टार्च, सेलुलोज या फिर ग्लाइकोजन, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं और इनका ना तो कोई स्वीट टेस्ट होता है, ये क्रिस्टलाइन नहीं बल्कि अमरफस सॉलिड्स होते हैं, इनका कोई फिक्स ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर नहीं होता, वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो इन सबको नॉन शुगर्स की तरह से डिफाइन किया जाता है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की। तो आप लोगों को याद हो तो मैंने एक आपको रिएजेंट पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था, टॉलेंस रिएजेंट, याद आ रहा है? सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए हमने इसको यूज किया था। क्या था फॉर्मूला? AgNH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट इनक्लोज्ड OH नेगेटिव, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसी को ही बोलते हैं ना टॉलेंस रिएजेंट।
ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट को अगर कोई सब्सटेंस या कोई शुगर रिड्यूस कर सके, कोई कार्बोहाइड्रेट जो उसे रिड्यूस कर सके, तो उसे कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता उसे कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, दोज कार्बोहाइड्रेट्स which can reduce टॉलेंस रिएजेंट। याद रखिएगा टॉलेंस रिएजेंट क्या है, टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। माइल्ड का मतलब वीक है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, इसलिए लिखा हुआ है विच कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। इस डेफिनेशन से ये कंफ्यूज मत हो जाना कि टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और रहेगा। क्लियर? So those carbohydrates which can reduce tolerance reagent are called as reducing sugars, और जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें क्या कहेंगे, as non reducing sugars। अब जो आपके जितने भी शुगर्स हैं, मीठे हैं ना जो, तो आपके कौन से थे, मोनोसेकेराइड थे और डाइसेकेराइड थे, उन्हीं में से ही आपके कुछ ऐसे शुगर भी हैं जो नॉन रिड्यूसिंग है। देखो नॉन रिड्यूसिंग है ना, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स तो हैं ही, क्योंकि वो तो शुगर्स ही नहीं थे, राइट? तो फिर नॉन रिड्यूसिंग तो अपने आप होने ही थे। इसके साथ साथ इकलौता ऐसा डाइसेकेराइड भी है जो नॉन रिड्यूसिंग है, वो कौन सा है, वो है सुक्रोज। बाकी जितने भी नाम अभी आप लोगों ने पढ़े थे, ये मैं यहाँ पर आपको रिपीट करा रही हूँ। ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इसके अलावा लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज के अलावा जितने डाइसेकेराइड्स हैं, जितने मोनोसेकेराइड्स हैं, दे आर ऑल reducing in nature, they are all reducing, they are called as reducing sugars। ठीक है, तो एग्जांपल्स हो गए आपके पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये सारे एग्जांपल हो गए रिड्यूसिंग शुगर्स के। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सारे पॉलीसेकेराइड आएंगे, यानी सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। इसके अलावा इकलौता डाइसेकेराइड जो नॉन रिड्यूसिंग है वो है सुक्रोज। ऐसा क्यों है, ये जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और आप समझेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स को और अच्छे से, तो आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि क्यों सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मोनोसेकेराइड्स हैं, उन मोनोसेकेराइड्स में कार्बन के नंबर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन को किया जा सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर जो है वो हम मेनली दो का ही पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपके पेंटोज शुगर्स, और फिर एक पढ़ेंगे आपके हेक्सोज शुगर का। तो ये पेंटोज और हेक्सोज, वैसे तो हम इनको ट्राइओजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, हेप्टोसेस, ये इस तरह से 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनमें से ये दोनों क्लासेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंटोज शुगर मतलब कंटेनिंग 5 कार्बन्स, हेक्सोज मतलब कंटेनिंग 6 कार्बन्स। ठीक है, तो जो आपके पेंटोजेस हैं, पेंटोज शुगर्स हैं, उनके अंदर आपके 2 शुगर्स आ जाते हैं जिनको हम न्यूक्लिक एसिड्स में यूज करेंगे। एक है राइबोज शुगर और एक है डीऑक्सी राइबोज। ये दोनों ही जो हैं हम आगे पढ़ेंगे, पेंटोज शुगर्स हैं ये। और हेक्सोज शुगर्स कौन कौन सी हैं जो आपको जिनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और भी होता है, मेनोज भी होता है, ठीक है, पर ये तीनों तो आपको इसमें स्टडी करने ही करने हैं। हेक्सोज शुगर्स हैं ये तीनों हेक्सोज हैं, और राइबोज और आपका डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर है। ठीक है, पेंटोज, हेक्सोज, इन्हीं में ही फिर मैंने आपको मोनोसेकेराइड में एक और क्लासिफिकेशन बताई थी अभी 2 मिनट थोड़ी देर पहले ही, जो थी हमारी एल्डोजेस और कीटोजेस। तो उसको भी आपने साथ साथ याद रखना है, यानी आपके पेंटोज शुगर एल्डोजेस भी हो सकते हैं, कीटोजेस भी हो सकते हैं, ऐसे ही हेक्सोज शुगर भी एल्डोजेस भी हो सकते हैं, कीटोजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी इनमें से किसी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और किसी के अंदर कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें इन सब में कॉमन है। वो कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि सबके अंदर OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। दूसरी बात, सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं। अच्छा, एक चीज और भी याद दिलाऊं, ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो क्या होता है,
बताया था ना मैंने अभी, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देता है, उसके प्लेन को घुमा देता है। प्लेन पोलराइज ऐसे सीधे सीधे जा रही है, जैसे ही किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से में से गुजरेगी, या तो ऐसे लेफ्ट में घूम जाएगी या फिर ऐसे राइट में टर्न कर जाएगा प्लेन। ठीक है, तो जो प्लेन है, जो प्लेन पोलराइज का प्लेन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, तो या तो इसको ऐसे इन्वर्ट हो जाना या ऐसे इन्वर्ट हो जाना। इसी को ही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में क्या होना चाहिए, इसके अंदर आपका नॉन सिमेट्री होनी चाहिए। नॉन सिमेट्री, नॉन सिमेट्री मतलब कायरल होना चाहिए, कायरलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्री ना हो या मॉलिक्यूल कायरल होगा तो अपने आप ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये चीज और मैं आपको याद दिला रही थी, याद आ रहा है? कायरल, कायरल मतलब कार्बन जिसके ऊपर चारों ग्रुप्स अलग अलग हों, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एनी ग्रुप, एनी ग्रुप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो, लेकिन चारों अलग अलग होने चाहिए। तो वो ऐसा मॉलिक्यूल कायरल कार्बन कहलाता है, कायरल सेंटर हो जाता है। कायरल होगा तो नॉन सिमेट्री होगी, नॉन सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो वो ही आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ओपन, ये बेटा अभी तक जो मैंने बताई है वो सारी चीजें आपकी सुपरफिशियल थिंग्स थी, यानी बेसिक बेसिक सी चीजें थी, सब आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ मैं आपको ये रिकॉल करा रही हूँ। ओपन चेन स्ट्रक्चर नाउ, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसको समझने के लिए ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े थे, बहुत सारे। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज की तरह से डिफाइन किया जाता है। Glucose is an aldohexose, means it contains aldehyde group and contain 6 carbon atoms. ये कैसे पता चला? ये भाई एक्सपेरिमेंट्स करके पता चला। ठीक है, ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, डेक्सट्रोज। ओके, क्लियर? अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। जिसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, CHO, CHOH4, CH2OH। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, जो आप पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी हम बात करते हैं कि देयर इज फोटोसिंथेसिस, दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, राइट? C6H12O6 क्लास 3rd 4th से पढ़ते आ रहे होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ओपन चेन में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको पूरा एक्सपैंड करके लिखना चाहें तो पूरा एक्सपैंड करके भी लिखा जा सकता है, लाइक CHO, CHOH, COH, HOH, HOH और लास्ट हो गया आपका CH2OH। ठीक है, तीसरे कार्बन पे इन्वर्ट है कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सब पे नॉर्मल चल रही है। OH इज ऑन दी राइट साइड। ओके, क्लियर? हाँ जी, अब ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, उस ओपन चेन स्ट्रक्चर के सपोर्ट में हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस हैं, यानी कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो हमने स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख दिया ग्लूकोज का, वो स्ट्रक्चर वैसा ही है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करने के लिए क्या किया गया, इसके लिए इसके जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, NH2OH के साथ। ठीक है, और या फिर साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, सॉरी साइनोहाइड्रिन नहीं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। तो जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी CHO, CHOH4, CH2OH अगर NH2OH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बनाना चाहिए? इसको बनाना चाहिए CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH4 एज इट इज रहेगा और CH2OH भी एज इट इज रहेगा। और यही अगर हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको बना देना चाहिए CHOHCN, पूरा का पूरा जुड़ जाना चाहिए, CHOH4 और CH2OH। और जब एक्चुअल में ये करके देखा गया तो यही दोनों कंपाउंड्स बने।
ऑन रिएक्शन विद HCN ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, और जब वो हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है ग्लूकोज ऑक्साइम। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद और इसकी एनालिसिस करने के लिए, इसको चेक करने के लिए प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, इसको चेक करने के लिए एक और रिएक्शन कराई गई। इसको रिएक्ट कराया गया किसके साथ? एसीटेट, इसका यानी एस्टर बनाया गया। तो अब देखते हैं एस्टर कैसे बनेगा। हाँ भाई, कैसे बनता है एस्टर? अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी? कोई ना कोई एसिड के साथ या एसिड के डेरिवेटिव के साथ। तो जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को CHO, CHOH4, CH2OH, इसकी रिएक्शन कराई गई किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड। कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसके साथ इसको रिएक्शन कराया जब, तो ये पता चला कि भाई इसके 1:5 का रेशियो लेना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे ये पता चला कि इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। देन जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बना? CHO अपनी जगह पे ही रहा, ये CH, ये जो OH था ये इसके साथ कंबाइन करके बना दिया इसने CHO, C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ से ये ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया, H2O निकल गया। कितनी बार आएगा? 4 बार तो यहाँ आएगा, और उसके नीचे CH2OCO CH3। इस तरीके से क्या बन गया? ग्लूको पेंटा एसीटेट। ठीक है, देन ये चेक करने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि इसके अंदर कोई प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी जो कॉर्नर वाला है, इसको कंफर्म करने के लिए क्या किया गया? इसकी ऑक्सीडेशन की गई, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके देखा गया। ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज किया डाइल्यूट HNO3। अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अपने आप में ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे भी ऑक्सीडाइज करेगा। और अगर कोई आपका CH2OH कोई प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया COOH, CHOH4, COOH। कंपाउंड का नाम है सैकरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ जी। अब इसी तरीके से प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को कंफर्म करने के लिए जो है, अगर सपोज हम ग्लूकोनिक एसिड यूज करते हैं। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है? ग्लूकोनिक एसिड होता है बेटा COOH, CHOH4 और CH2OH। यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ऊपर CHO है और ये आपका COOH है, इतना फर्क है, बाकी नीचे वाली चेन सेम है। इसमें भी जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं ना, डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, तब भी सेम प्रोडक्ट बनता है सैक्रिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद कंफर्म करते हैं इसका स्ट्रेट चेन होना। स्ट्रेट चेन यानी कोई ब्रांचिंग है कि नहीं, इस चीज को कैसे कंफर्म किया गया? इस चीज को कंफर्म करने के लिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाया गया HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, रिडक्शन करानी बेसिकली। ठीक है, HI विद रेड फॉस्फोरस हीट किया गया। ऐसा आप सोडियम एमलगम के साथ सॉरी हाँ, तो HI विद रेड फॉस्फोरस के साथ जब इसको हीट किया तो उसके बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिला? हमें N-हेक्सेन मिला। N-हेक्सेन यानी CH3 CH2 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 CH3, 6 कार्बन, और वो भी एक साथ सीधे के सीधे लगे हुए। ओके, क्लियर? देन इसी चीज को कंफर्म करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। CHOH, CHO, CHOH4, CH2OH ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और इसके साथ रिएक्शन कराई सोडियम एमलगम
इन H2O, यानी इसका रिडक्शन किया, एक तरह से किया है, रिडक्शन है। तो जब इसका रिडक्शन किया तो प्रोडक्ट बना CH2OH, CHOH4, CH2OH. Name of the molecule is sorbitol. ओके, क्लियर एवरीवन? तो ये जो सारी की सारी जो रिएक्शंस हुई, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, इससे कंफर्म हुआ कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, वो बिल्कुल वही है जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा था। ठीक है, अब ये यहाँ से क्वेश्चन आता कैसे, देखिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसमें ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ पहले ही, कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। व्हाट विल हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN, आपको ये लिखना पड़ेगा, ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH, और ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड या विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, या फिर विद रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, या विद सोडियम अमेलगम। ठीक है, तो आपको ये जब इनमें से कोई भी रिएक्शन आती है तो ये मतलब केमिकल रिएक्शन की तरह पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, दूसरा जो एक थोड़ा सा लेवल्ड क्वेश्चन अगर आप कहें, यानी जैसे अब क्योंकि MCQs की फॉर्म में आ रहा है या रीजनिंग असर्शन की फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी रिएक्शन इनमें से की गई, रिडक्शन किया गया रेड फॉस्फोरस या HI के साथ, या फिर आपका रिडक्शन किया गया सोडियम अमेलगम और वाटर के साथ, या फिर ऑक्सीडेशन किया गया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, या HCN ऐड किया गया, या NH2OH ऐड किया गया। इस तरीके से वो ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो स्ट्रेट चेन के लिए तो ये दोनों ही रिएक्शंस है, तो ये इसका आंसर आएगा, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? हाँ जी, समझ में आ गई बात? अच्छा, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगी, जो अभी हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब पढ़ा था ये, तो मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पर और भी बनाया था, राइट? इस स्ट्रक्चर को एक बार बेटा थोड़ा ध्यान से दोबारा देखो। इसके अंदर पहला कार्बन छोड़ दें, दूसरे कार्बन को देखें। दूसरे कार्बन के ऊपर एक CHO ग्रुप है, दो ये ग्रुप्स हैं, अलग अलग हो गए, और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप है, चार ग्रुप अलग हो गए ना। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, कायरल है। ऐसे ही अगला कार्बन भी कायरल, ऐसे ही अगला कार्बन भी कायरल, और ऐसे ही अगला कार्बन भी कायरल। ये चार चार कार्बन कायरल कार्बन सेंटर्स हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ से इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं पता है? स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो यहाँ से 2 की पावर 4, यानी हम इसके 16 स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हैं। सिर्फ HOH की पोजीशन को घुमाते रहोगे और टोटल 16 ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आई बात समझ में? So that is all for today everyone. Ma'am, please stop recording.